जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है 3 साल के प्रैक्टिस को लेकर। तो आज के सेशन में दीक्षा मैम है मेरे साथ, और हम दोनों लोग आज आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा एक सजेशन होगा, हो सकता है कुछ लोग के लिए फेवर में हम बात करें, कुछ लोग के लिए अगेंस्ट में बात करें, बट हम दोनों ही पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे। तो आपका क्या क्या व्यू होगा आप कमेंट में भी हमें बताएंगे। तो चलिए मैम अभी बताएंगे आपको कि क्या इसकी बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये 3 साल का प्रैक्टिस की डिमांड आई है। बिल्कुल सर। तो देखिए, जो 3 ईयर का प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में अपियर होने के लिए, दिस इज नॉट अ न्यू कंट्रोवर्सी। काफी सालों से जो है ये कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट एक डेकेड पहले भी देखा जाए तो यहाँ पे सिविल जस्टिस रिपोर्ट 1924-25 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जहाँ पे ये बेसिकली फिगर आउट किया गया कि देखिए, जो 3 ईयर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है किसी भी जुडिशरी एग्जाम में अपियर होने का, ये कोई वैलिड रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर ये रिक्वायरमेंट ये नहीं दर्शाती है कि अगर 3 साल प्रैक्टिस किसी कैंडिडेट ने कर ली तो वो एक सफिशिएंट नॉलेज होल्ड करेगा कि वो जज बन सके। कॉन्सिक्वेंटली इसी रिपोर्ट को फॉलो करते हुए हमारा लॉ कमीशन का 116वां रिपोर्ट और 117वां रिपोर्ट में भी यही चीज को फिगर आउट किया गया, और यही चीज बोली गई कि देखिए, ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी जुडिशरी एग्जाम में अपियर होने के लिए, क्योंकि ये चीज इंश्योर नहीं करता कि आपको जो है आप सफिशिएंट नॉलेज गेन कर रहे हो 3 ईयर के टाइम पीरियड में। और 3 साल कोई यहाँ पे इंश्योर किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए टू बिकम अ जज। इसके अलावा अगर मैं आपको 2002 की बात बताऊं सर, तो यहाँ पे भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कंडीशन को हटाया भी था तो भी शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमारे सामने आई थी, और उसके काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जिन पे हमारा जो है ध्यान भी जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि देखिए, जो 3 ईयर का रिक्वायरमेंट है, जो ये प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, ये कहीं ना किसी तरीके से टैलेंट को रोकता है। यानी अगर देखिए, आपका लॉ जो है एलएलबी कंप्लीट हो गया तो बच्चा बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होता है पहले 2-3 सालों में ही, और उसी सालों में जो है वो अपना जुडिशरी का जज बनने का सपने को उसी टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर हमने हाँ जी सर, अगर मैम मान लीजिए ये अप्लाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं जुडिशरी के, वो कहीं ना कहीं 70% अप्रॉक्स वो उनको चाहिए होगा एक्सपीरियंस वाले, वो हट जाएंगे, है ना। बिल्कुल तो ये कहीं बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ सकता है अगर ये देखा जाए तो। बिल्कुल और फेवर में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे फेवर में जो ट्रेनिंग वाली बातें हैं या प्रैक्टिस की बातें, एक्सपीरियंसेस की बातें हैं। तो ये मैम हम लोग किस तरीके से इसको देखते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस को लेकर जो सर बातें आ देखिए, रही हैं। जो बार बार एडवोकेट्स भी जो भी हमारे अधिवक्ता लोग हैं और एडवोकेट्स हैं, उनका यही डिमांड है कि देखिए, ये प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है ये आना चाहिए, एलिजिबल कंडीशन आना चाहिए। लेकिन मेरा यही रिकमेंडेशन है, और फॉलो भी इसी तरीके से होना चाहिए, कि जो पहले 3 साल होते हैं आफ्टर अ लॉ स्टूडेंट कंप्लीट्स हिज ग्रेजुएशन, वो उसके लिए बहुत क्रूशियल होता है, और वो जज बनने का सपना उसी टाइम के अंदर ज्यादातर पूरा कर लेता है। और जैसा कि आपने भी बताया, 70% अगर जितने भी यहाँ कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे इस चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 3 ईयर का रिक्वायरमेंट इसीलिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट हमको इस एरिया में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ट्रेनिंग जो होती है जज बनने के बाद उसको और एफिशिएंट बनाया जाए, और ट्रेनिंग जो मेथोडोलॉजी होती है उसको इंप्रूव किया जाए, रादर देन ब्रिंगिंग 3 ईयर प्रैक्टिस आपका किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए। और अभी हाल में जो 70% का रिक्वायरमेंट एमपी के अंदर आया और एमपी जुडिशरी में, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज में किसी ने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया हो, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हों, लेकिन वो जुडिशरी में अच्छा पढ़ाई किया, अपनी नॉलेज को ग्रो किया, इसके बाद वो हो सकता है कि और अच्छा कर सकता है आगे चल के। बिल्कुल सर। तो क्या परसेंटेज पे करना वो भी क्या सही है क्या। सर परसेंटेज देखिए, जैसे एमपी में भी 2022 में ही एमपी सिविल जज के रूल्स को अमेंड किया गया, और ये जो है कंडीशन लाई गई कि आपका एलएलबी में 70% मार्क्स होना चाहिए, वरना अगर 70% मार्क्स नहीं है, जो कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आजकल लाना उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है, तो उनको जो है 3 साल प्रैक्टिस का जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सिविल जज के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो एमपी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां के रूल्स को अपहेल्ड किया।
लेकिन सर 70% भी देखिए जो ओपिनियन है वो तो बच्चों का भी है, एंड जो हमारा कमेंट सेक्शन है दैट इज टोटली ओपन आप सभी के व्यूज के लिए। लेकिन यहाँ पे 70% मुझे लगता है कि काफी सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए 70% मार्क्स लाना, ये बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। राइट मैम। और जजेस के रिक्वायरमेंट जैसे अगर जो जो पॉइंट फेवर में बात की जा रही है कि हाँ 3 साल लागू होना चाहिए, उनका कहना है कि बार एंड बेंच के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता है। अगर कोई न्यू कमर जज बन के आ रहा है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसके पास। ये वाला पॉइंट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि मतलब अपने को क्या एग्ज़ाम पास करने के बाद ट्रेनिंग लेने के पास क्या हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है क्या, या फिर हमें प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है इस पे। जी सर बिल्कुल। सर ये भी देखिए 116th और 17th लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे मैं दोबारा वापस आती हूँ, जहाँ पे उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि यार 3 साल अगर आप प्रैक्टिस में भी कोई यहाँ पे कैंडिडेट दे रहा है तो वो ये बिल्कुल इंश्योर नहीं करता है ये 3 साल की वो सफिशियंट नॉलेज गेन कर रहा है उस पर्टिकुलर 3 सालों में। तो इसीलिए ये जो 3 ईयर का यहाँ रिक्वायरमेंट है, इससे हम ये भी नहीं साबित कर सकते हैं कि ये जरूरी होना चाहिए जजेस के लिए। लेकिन एडवोकेट्स का, अधिवक्ताओं का अपना थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट विल गो ऑन, बट यहाँ मुझे लगता है कि 3 ईयर जो रिक्वायरमेंट है वो इस रेफरेंस में भी सही नहीं बैठेगी। अब मैम जो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ है अपना, राजस्थान की बैचेस चल रही हैं, ये दोनों बैचेस में इनके जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब अभी अपने को क्या करना चाहिए, क्या 3 साल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो कहीं एग्ज़ाम कैंसिल मत हो जाए, या पोस्टपोन हो गया फिर से फॉर्म भरना है, या जिनके पास अभी नए नए ग्रेजुएट्स हैं। अभी राजस्थान में क्या है अपना, राजस्थान में जो अभी लास्ट ईयर में भी होते हैं फाइनल ईयर, अभी एग्ज़ाम दे के अभी रिजल्ट भी उनका फाइनल ईयर, वो भी फॉर्म भरते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सब कंफ्यूजन में पड़ गए। तो ये कहीं ना कहीं अपने को इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा, इसमें को ये भी क्लियर करना चाहिए मैम। बिल्कुल सर। मुझे देखिए आरजेएस का क्योंकि वैकेंसी निकला था उस पर स्टे लग गया है। कर्नाटका का जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम अभी लेटली रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, उस पर भी स्टे लग गया है। लेकिन आरजेएस का ऐसे ही फॉलो हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में भी कोई हमारे पास ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है या कोई ऐसा प्रेस रिलीज नहीं है जिसपे हम कंप्लाई अपने आप को कर सके या फिर जिस पे रिलाई कर सके रादर। तो एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि देखिए आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, और जो चीजें चल रही हैं वो आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स का पता चलता रहेगा। अभी आप अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक वहां पे कोई भी ऐसा कंडीशन वाला जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल नहीं है, आप उस चीज से आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स है, रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट्स और जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट्स में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो सर आप भी एक बार इलाबोरेट करके बताइए कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो है रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, तो किस तरीके से हाई कोर्ट्स और जो स्टेट पीएससीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए जो वैकेंसीज अभी स्टॉप हो गई हैं, गुजरात की हैं, कर्नाटक की है, इनकी मान लीजिए रोकी गई है, लेकिन बाकी जो वैकेंसीज है, यूपी पीसीएसजे है, अपना छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बिहार आने वाला है, तो ये सब जो मेजर वैकेंसीज हैं, इन सभी वैकेंसीज के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो बात की बात है। बट अभी के लिए करंट में जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसको अपने को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि देखिए जो आपके लॉ हैं वो सब पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं वो अपने को प्रिपेयर करते कर चलना है। जब इसमें अगर कोई बदलाव होता है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एनरोलमेंट वगैरह करवाया होगा, एआईबी का एग्ज़ाम भी दिया होगा, बहुत बार ऐसे होता है कि एआईबी वगैरह का एग्ज़ाम जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग भी अपना उन चीज़ों को क्लियर करें, है ना, क्योंकि अब एआईबी का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इससे। कहीं ना कहीं ये अब बहुत सारे लोग क्या करते थे कि इनरोलमेंट ही नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को अब फोकस करना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए एक सजेशन रहेगा कि अगर मान लीजिए अप्लाई हो जाता है 3 इयर्स का, क्योंकि आप कह सकते हैं क्योंकि अभी एमपीयू के वजह से हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट को, बट अगर अप्लाई होता है तो नेगेटिव भी नहीं होना है, अपनी तैयारी को अच्छे से रखना है, स्ट्रॉन्ग वे में चलना है, मोटिवेटेड रहना है, और जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए चलेंगे, है ना। और कुछ लास्ट सर में अभी बस कंक्लूड करने से पहले मैं एक और स्टूडेंट्स को बात बताना चाहूंगी कि अगर आपका लॉ कंप्लीट हो चुका है तो पहले तो देखिए हम ये सोचते थे कि अगर हमारा लॉ कंप्लीट हो गया हमको एआईबी का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन महंगा भी था कुछ सालों पहले, बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेट में बहुत ज्यादा फीस जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पे करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए आपको यही सजेशन होगा कि अगर आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया है तो अपना एआईबी का एग्जाम जरूर दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन भी जरूर कराइए।
कराइए, इनरोल कराइए आपको अपने आप को एज एन एडवोकेट, क्योंकि नंदलेस हमें फ्यूचर में नहीं पता कि यूपी जैसे स्टेट्स में या राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी ये रिक्वायरमेंट आ जाए, तो हमें अपनी तरफ से अपने आप को तैयार रखना है, तो उसके लिए ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखिए सर, आपको क्या लगता है, देखिए 1 अप्रैल को ये जजमेंट अभी 2 दिन पहले भी आने वाली थी, बट 1 अप्रैल को जो है शेड्यूल हो गया, तो क्या आउटकम होगा? देखिए मैम, मेरा ये मानना है कि आउटकम जैसा भी आए, अगर मान लीजिए फेवर में आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर फेवर में आता है, अगर लगता है कि चलो ठीक है नहीं अप्लाई होता है तो वेल एंड बढ़िया है सबके लिए। लेकिन अगर अगेंस्ट में हुआ, लगा कि नहीं अब हमारे साथ अभी दिक्कत हो रहा है, अब 3 इयर्स अप्लाई हो गए हैं, तो ऐसे केस में मोटिवेटेड रहना ही एक ऑप्शन है अपने पास, और प्रिपरेशन को अपने को सही रखने का ही एक ऑप्शन है। अगर क्योंकि हम लोग उस तरीके से तैयारी को अपना करेंगे, बाद में मान लीजिए 3 साल की आ जाती है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब क्या करें, अब 3 साल हम लोग अप्लाई प्रिपरेशन करें या फिर हम प्रैक्टिस करें। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स को अपने साइड में रखना है और तैयारी को करते रहना है, और बाकी अपना AIB या जो भी चीज़ें हैं वो सब एग्ज़ाम्स को देकर प्रैक्टिस को साथ में अपना करते रहना है, जिससे अपना जो है एग्ज़ाम के लिए जो भी क्राइटेरिया बनेगी वो सक्सेसफुल आप कर पाएंगे। क्योंकि अंततः देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अगर अप्लाई हो जाता है तो, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, अभी जितने भी बच्चों को अगर कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम लोग सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलने वाला है, वो आप फिलअप कीजिए और आपके डाउट जो है वो क्लैरिफाई होंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे कि उनके डाउट्स भी क्लैरिफाई हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।